नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जी हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि सिंधिया ने उन खबरों का खंडन कर दिया है जिसमें उनके चुनाव नहीं लड़ने की बात कही जा रही थी। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वो कौन सी सीट होगी जिससे वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? इन अटकलों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या चुनावी महाभारत में उतरेंगे सिंधिया? चुनाव न लड़ने की खबरों का खंडन किया। पार्टी बैठा रही है सीटों का हिसाब किताब। चुनावी मैदान में नजर आएंगे महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया। पार्टी बदली तो राजनीति का तरीका और सलीका दोनों बदला। महाराज की पहचान भी बदली। अब एक और नई पहचान सिंधिया के सियासी दर पर दस्तक दे रही है। जी हां, सिंधिया विधानसभा में चुनाव के मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिग्गजों के नाम आने के बाद सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई गईं। फिर यशोधरा राजे के शिवपुरी से चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद महाराज का नाम उछला। अब सिंधिया ने उन खबरों का खंडन किया जो उनके चुनावी महाभारत में न उतरने को लेकर आ रही थी। मतलब साफ है कि महाराज को मैदान में उतरने से गुरेज नहीं है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी का अपना अंदाज है। पहली बात तो यह है कि सिंधिया जी से कांग्रेस ने आग्रह किया नहीं कि आप चुनाव लड़ो। हमारा उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। यह बात जरूर है कि वो चुनाव लड़ने लायक रहे ही नहीं हैं। न वो विधानसभा जीत सकते हैं, न वो पार्लियामेंट जीत सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की भाषा शैली और रीति रणनीति राजनीति सब निम्न स्तरीय हो चुकी है। उनकी इन टिप्पणियों का जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। जहाँ तक सिंधिया जी के चुनाव लड़ने न लड़ने का विषय है, तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिस कार्यकर्ता को जैसा दायित्व देता है उसका निर्वहन करता है। पहले भी केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय महासचिव जी को कहा गया जो चुनाव मैदान में है, तो जिसको जो दायित्व दिया जाएगा उसको निर्वहन करेगा। सिंधिया जी भी कार्यकर्ता हैं, सिंधिया जी जैसा पार्टी कहेगी उसका निर्वहन करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विधानसभा की चुनावी लड़ाई में उतरना कई लिहाज से खास होगा। अगर सिंधिया चुनाव जीते तो बीजेपी की सियासी रणनीति में उनकी भूमिका क्या होगी? बीजेपी अगर सिंधिया को उतारती है तो उसका क्या राजनीतिक संदेश होगा? और अगर इतने कयासों के बाद भी महाराज मैदान में नहीं आए तो उसके क्या सियासी मायने होंगे? अगर सिंधिया चुनाव जीते तो क्या केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर वो विधानसभा में बैठेंगे? इसके साथ ही एक सवाल और है जो लगातार पूछा जा रहा है। अगर चुनावी समर में उतर रहे सभी सूरमा चुनाव जीतते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है, तो क्या कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी? क्या सभी दिग्गज मंत्री बनेंगे? आखिर इतने दिग्गजों के बीच सिंधिया को भी उतारकर बीजेपी कौन सी राजनीतिक चाल चल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने भी 136 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पेच फंसा हुआ है। इंदौर की 3 नंबर सीट भी ऐसी है जहां नेता पुत्रों ने पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सूरत हाल तो एक जैसा ही है। सियासत का गढ़ कही जाने वाली इंदौर की विधानसभा नंबर 3 में टिकट को लेकर पार्टियों में 3-2-5 हो रही है। नेता पुत्रों के बीच फंसे पेच से यहां बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी टिकट को लेकर कशमकश का दौर जारी है। हालात ये हैं कि अभी तक किसी भी पार्टी से कोई भी नाम तय नहीं है, जबकि बीजेपी 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। नेता पुत्रों की दावेदारी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है,
दरअसल इस विधानसभा से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर सीट से टिकट मिलने पर अब आकाश विजयवर्गीय के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ भाई का बेटा है तो दूसरी तरफ ताई का बेटा भी टिकट के दावेदार हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी अपने बेटे मंदार महाजन के टिकट को लेकर जोर लगा रही हैं। विधानसभा 3 में मराठी वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं और ऐसे में ताई मंदार महाजन के लिए पूरी तैयारी से जुटी हैं। इसी बीच में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के नाम भी विधानसभा 3 से चर्चाओं में हैं। हालांकि इस सीट से विधायक आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि विधानसभा 3 में किसी भी तरह की खींचतान नहीं है, जिससे भी टिकट मिलेगा यहां से जीत हासिल होगी। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस में भी नेता पुत्रों की वजह से विधानसभा 3 में टकराव नजर आ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी विधानसभा 3 से टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। यहीं से उनके चचेरे भाई अश्विन जोशी भी ताल ठोकने को बेकरार हैं। अश्विन जोशी यहां से विधायक भी रह चुके हैं। दोनों भाइयों के बीच टिकट को लेकर जमकर टकराव है। पिंटू जोशी का कहना है कि वो लंबे समय से इस विधानसभा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट जरूर देगी। वर्षों से मैं इस क्षेत्र में लगा रहा, कार्यकर्ता के रूप में लगा रहा। बूथ बूथ में जाकर मैंने पार्टी की विचारधारा को फैलाया, जनता के बीच गया। इसका फ़ायदा मुझे मिला कि आज जब मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है तो जनता मुझे इलेक्शन लड़ाने को तैयार है, जिताने को तैयार है, और यही मेरी ताकत है। देखिए, 5 बार मैंने पार्टी का काम करा, 5 विधानसभाओं में, और किस कैंडिडेट जो भी होता है पार्टी का काम करते आया हूँ। तो मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी तो सभी पार्टीजन मेरा काम करेंगे। विधानसभा नंबर 3 में टिकट फाइनल करना पार्टियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दावेदारों के साथ नेता पुत्रों ने पार्टियों की चिंता बढ़ा रखी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे पार्टियां अपने दावेदारों को साधती हैं और किस पर भरोसा जताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 में विरोध और बगावत की खबरों के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से मालिनी गौड़ पर भरोसा जताया है। मालिनी गौड़ चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस इस गढ़ को भेदने की तैयारी में जुटी है। तो क्या है इंदौर 4 का सियासी समीकरण, आइए समझाते हैं। बीजेपी की अयोध्या इंदौर 4, जीत के लिए कांग्रेस बेकरार, क्यों बीजेपी जीत रही हर बार। इंदौर की 4 नंबर विधानसभा सीट को बीजेपी की अयोध्या कहा जाता है, और अब इसे गौड़ का गढ़ कहे तो यह भी गलत नहीं होगा। हालांकि इस सीट को बीजेपी की झोली में डालने का श्रेय इंदौर के भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। साल 1985 वो वक्त था जब कांग्रेस ने यहां आखिरी बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 1990 में कैलाश विजयवर्गीय यहां से चुनाव लड़े और सीट बीजेपी के खाते में ले आए, और तब से यहां बीजेपी ही काबिज है। 1993 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 2 से चुनाव लड़ा, और तब से इस सीट पर गौड़ परिवार का ही कब्जा है। चलिए यहां के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। इंदौर 4 का सियासी सफर। 1985 में आखिरी बार जीती कांग्रेस। 1990 में बीजेपी ने सीट पर किया कब्जा। 1990 में कैलाश विजयवर्गीय विधायक बने। 1993 में बीजेपी के लक्ष्मण सिंह गौड़ जीते। 1998 और 2003 में भी जीते लक्ष्मण सिंह गौड़। लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद मालिनी गौड़ जीती। 2008, 2013 और 2018 में जीती मालिनी गौड़। 2015 में मालिनी गौड़ महापौर का चुनाव भी जीती। बीजेपी ने एक बार फिर मालिनी गौड़ पर भरोसा जताया है। विवाद और अंतर्कलह की खबरों को दरकिनार कर बीजेपी ने मालिनी गौड़ को टिकट दिया है। उनका कहना है कि एक बार फिर इंदौर 4 में बीजेपी का परचम लहराएगा।
भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता ने जो विश्वास जताया है उसी का परिणाम है कि आज मुझे चौथी बार मिला है और मैं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जाहिर है इंदौर 4 को जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी ने हर बार प्रत्याशी बदले लेकिन नतीजे नहीं बदल पाई। 2018 में सुरजीत सिंह चड्ढा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चड्ढा फिलहाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस सीट से उद्योगपति राजा मंदवानी और अक्षय बम दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस इस बार बीजेपी का ये किला भेदने में जरूर कामयाब होगी। देखिए, ये तो आपको पता है कि कमलनाथ जी के सर्वे से और एआईसीसी की हमारी सर्वे टीम पूरी आई थी। हमारे लगभग एआईसीसी से 10 ऑब्जर्वर आए थे, 10 एमएलए अलग अलग राज्यों से आए थे जो राहुल जी ने भेजे थे, और कमलनाथ जी का व्यक्तिगत सर्वे भी हुआ, पीसीसी का सर्वे भी हुआ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा उम्मीदवार हमारी पार्टी का होगा और इस बार हम 4 नंबर में बहुत अच्छी स्थिति में है। बीजेपी अपनी रणनीति से काम कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने किले को बचाने के लिए मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस की तैयारी भी बीजेपी के किले को ढहाने की है। तैयारियां दोनों तरफ से हैं, तो कह सकते हैं कि इंदौर 4 की सियासी जंग पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इंदौर की विधानसभा 4 में लंबे समय से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। मिशन 2023 में कांग्रेस के सामने एक बार फिर से अयोध्या को फतह करने की चुनौती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपना कौन सा चेहरा विधानसभा 4 में उतारती है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो चलिए खबर मुरैना से आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रही हैं कि मैं तो हूं सुपरस्टार, 2024 में लड़ूंगी चुनाव। एमपी में 230 सीटों पर जीत के लिए खड़े होंगे उम्मीदवार। भाजपा कार्यकर्ता दूसरे दलों में गया तो वहां करेगा बंटाढार। हमेशा सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूं, ये उमा भारती कह रही हैं। तो एक बड़ा बयान है चुनाव को लेकर उनका। नहीं, मुझे बिल्कुल बाहर नहीं किया। मैं खुद बोली कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 का, अभी लड़ूंगी 24 का। मैं तो बेचारी उन लोगों में से हूँ जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 200 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम भूपेश की तुलना अजित जोगी से की है और भूपेश सरकार पर कथित घोटालों के आरोप लगा दिए। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे समय सीएम भूपेश निशाने पर है। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के मेन फेस यानी कि सीएम भूपेश बघेल को टारगेट करके तेज की राह तलाश रही है? इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है। भूपेश बाबू, जो हाल अजित जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूदा भूपेश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साल 2003 में जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, उसी तरह 2023 में बीजेपी परिवर्तन लाने वाली है। प्रदेश की 3 विधानसभाओं में चुनावी दौरे पर आए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएससी, कोयला और गोबर में कथित घोटाले के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने पर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की जाएगी। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आपसे कोई पूछे नहीं, आप लूट करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। आप शराब में, गोबर में, गोठान में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सब में घोटाला करें तो ये नहीं चलेगा। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाले है, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है
जितना एक प्रचार कुप्रचार कर लें, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे, उससे बड़ी हार आपकी होने वाली। चुनावी साल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ताबड़तोड़ हमले किए तो सीएम भूपेश ने ट्वीट कर पलटवार किया। इधर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी सधे अंदाज में सभी आरोपों को बेबुनियाद और बीजेपी को मुद्दा विहीन बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ बोलने छत्तीसगढ़ आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है, न कोई नेता है। अभी इनके प्रधानमंत्री जी 4.5 साल बाद आए, लगातार 2 दिन 3 दिन यहाँ घूम रहे हैं। आदरणीय इनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये भी आए हैं अभी 4.5 साल के बाद। तो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखते रहते हैं और यहाँ के झूठ बोल के जाते हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, न कहने के लायक कुछ। बयानबाजी से इतर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आरंग, अभनपुर और धरसींवा सीट का चुनावी दौरा करेंगे। तीनों सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने के बाद विरोध के स्वर तेज हुए हैं, जिसके लिए केंद्रीय नेता को जिम्मेदारी मिली है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में घोटालों और कार्यकर्ताओं का बवाल किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है और ये चाबी महिलाओं के हाथ में है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां वही प्रत्याशी चुनावी वैतरणी को पार करेगा जिसे महिलाओं का साथ मिलेगा। बस्तर की 12 सीटों पर क्या है महिला फैक्टर, आइए देखते हैं। बस्तर में महिलाएं बनाएंगी बात, महिला ही बनाएंगी सत्ता का सरताज। हार और जीत सब महिलाओं के हाथ। बस्तर में हमेशा से महिलाएं ही केंद्र में रही हैं। परिवार की आर्थिक धुरी तो होती ही है, बल्कि अपना नेता चुनने में भी इनकी ही भागीदारी होती है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर में महिला मतदाताओं को साथ लेने वाला प्रत्याशी अपने सिर पर जीत का ताज सजाने में सफल हो जाता है, और इस बात को हम इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। बस्तर में 12 सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जगदलपुर, कुल मतदाता 2,03,675, महिला वोटर्स 1,05,955, पुरुष वोटर 97,690। चित्रकूट, कुल मतदाता 1,65,788, महिला वोटर 87,847, पुरुष वोटर 77,937। नारायणपुर, कुल मतदाता 64,897, महिला वोटर 33,203, पुरुष वोटर 37,694। बस्तर, कुल मतदाता 1,67,635, महिला वोटर 86,449, पुरुष वोटर 81,186। आंकड़े कमोवेश बस्तर की सभी सीटों में ऐसे ही हैं। चुनौती सिर्फ महिला वोटर्स को बूथ तक लाने की होती है। जानकार भी मानते हैं कि बस्तर का चुनाव हो और महिला वोटर्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है। महिलाओं के साथ के बिना चुनावी वैतरणी को पार करना किसी भी प्रत्याशी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बस्तर अंचल क्या है, आदिवासी अंचल रहा है। हजारों साल से इनकी जनजाति संस्कृति में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और एक तरह से महिला समाज की, आदिवासी जनजाति समाज की धुरी का काम करता और वोट देने और शासन बनाने, सरकार के को गठित करने में विधानसभा, लोकसभा में भी ये अग्रणी भूमिका निभाती हैं। लेकिन अनपढ़ होने की वजह से बेचारे लोगों को उनके अधिकारों का आभास नहीं है। लेकिन फिर भी परसेंटेज इनका ज़्यादा है, जिधर इनका वोट पड़ेगा और जीत उसी व्यक्ति की होगी। सांस्कृतिक रूप से बस्तर की महिलाएं समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से परिवार को समृद्ध करने वाली हैं। लेकिन अशिक्षा कहें या फिर जागरूकता की कमी अपने अधिकारों से अनजान है।
यही वजह है कि नेताओं की किस्मत का फैसला करने वाली बस्तर की महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व करती नहीं दिखी। लेकिन ये तय है कि बस्तर में राजनीतिक दलों की किस्मत महिलाओं के हाथों ही लिखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।